स्टार्ट करें। तो ये लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपको समझ में आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानते हो ये वाली चीज है जो कि आपको समझनी है कि फर्स्ट लॉ ने स्पॉन्टेनिटी नहीं एक्सप्लेन किया, फिजिबिलिटी नहीं एक्सप्लेन किया, ठीक है। सेकेंड थिंग व्हाट इट कैन नॉट एक्सप्लेन हियर, स्पॉन्टेनिटी का क्या हुआ कि एक चीज शुरू हो गया प्रोसेस एंड वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जैसे अगरबत्ती जला दिए तो वो लगातार चलता रहता है, तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस से कहने का मतलब हो गया कि वंस इट इज स्टार्टेड इट कंटिन्यूस, ठीक है। तो आपका फर्स्ट लॉ ये सब पे बात ही नहीं किया, और कोई ना कोई जरूर बात किया है, तभी इसका लिमिटेशंस हो गया। देखो लिमिटेशंस क्यों होता है, जैसे जैसे आपके लिए भी पॉइंट आउट करने की मार्क्स वार्क्स के लिए हम लोग पॉइंट आउट करने लगते हैं। जैसे हम लोग के टाइम में था ना, सीबीएसई का हाईएस्ट रिजल्ट जाता था 83% हमारे टाइम में, तो 83 यदि हाईएस्ट जाता था तो 75 वगैरह को बहुत अच्छा माना जाता था, 75% को। हमारे से पहले वाले जनरेशन में 68 वगैरह हाईएस्ट जाता था, 68% वगैरह सब। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब 83 यदि हाईएस्ट रहता था तो 75, 80 ये सबको बम्पर माना जाता था। आज के डेट में कोई 80 बोलेगा तो कहा जाएगा कि नहीं, दैट इज द एवरेज रिजल्ट। हुआ क्या है कि कोई यहाँ पर आप लोग वाली जनरेशन में 99 लाना शुरू कर दिया है, 98 लाना शुरू कर दिया है, 100 लाना शुरू कर दिया है। तो क्या हो जाता है कि एक लिमिटेशंस का रेंज बढ़ गया। तो अब हम लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं वो बच्चे का जो 80% लाते हैं, 85% लाते हैं। तो यही बात होती है यहाँ पर कि आपका किसी ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए ये इसका लिमिटेशन हो गया फर्स्ट लॉ का। तो पहला चीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी। सेकंड थिंग जो कि दूसरे लॉ ने एक्सप्लेन किया है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तुम लोग सुने हो कि रिएक्शन रिवर्स भी करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, सेकंड इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, थर्ड पार्ट जो आएगा आपका कि एग्जैक्टली जैसे तुम्हारा इन्वर्टर काम करता है, बैटरीज जो आपके मोबाइल में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि बैटरीज के अंदर केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो केमिकल की वजह से ही ना बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होता है। केमिकल्स आर वर्किंग ओवर देयर, एंड जिस समय केमिकल खत्म हो जाता है आपका बैटरी खत्म हो जाता है। तो यहाँ के केस में हम बात कर रहे हैं कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन spontaneity and feasibility of reactions. Second thing it cannot explain, that is direction of reactions. Third thing it cannot explain, what is that? Maximum work done. Maximum work done during the reaction. ठीक है। So first thing which we said here, it cannot explain spontaneity and feasibility. Second, direction of reaction. Third is maximum work done during the reaction. ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ के केस में, तो कौन कौन एक्सप्लेन किया, दैट इज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ एक्सप्लेन एवरीथिंग, स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी, इट इज एक्सप्लेनिंग spontaneity and feasibility. Second, it is explaining of reaction. Second law explains. Second law का ये definition नहीं है बेटा, एक और चीज, ये this is not the definition of second law, लेकिन second law का advantage क्या है, significance क्या है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। It explains spontaneity and feasibility of reaction. Second, it explains डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, कि रिएक्शंस आगे बढ़ेगा। तुम लोग याद करो ना, 6th स्टैंडर्ड में तुमको जो एक रिएक्शन ऐसे एरो देकर के दिया गया ऐसे करते हुए, पहले तो H2, हमको लगता है सबसे पहले रिएक्शंस यही तुम लोग पढ़े होगे, 2H2 + O2, 2H2O, याद आ रहा है कुछ ऐसे दे दिया गया होगा, कुछ सिखाया गया हो कि देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, H2O बनाता है। क्यों बनाता है, मतलब व्हाट्स द रीजन, व्हाई डज इट मेक H2O, क्यों बनाता है, मतलब क्यों आगे बढ़ता चला जाता है, एक बार स्टार्ट होता है तो क्यों बनता चला जाता है। आप गैस जलाते हो एक बार बेटा, जब तक वो गैस तब तक जलता रहता है जब तक वो पूरा सिलेंडर खत्म नहीं हो जाए। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, कि एक बार शुरू हो गया, जला उसको फिजिबल बोले, और उसके बाद चलता रह गया तो उसको स्पॉन्टेनियस बोले, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, कहीं कहीं पे तुम ऐसा देखे होगे इस तरह का एरो,
इसको कहते हैं रिवर्सिबल। तो कहीं पर आगे बढ़ता चला जाता है, कहीं पर रिवर्स हो जाता है। एग्जैक्टली व्हाट्स द रिएक्शन, why it happens here, direction of reaction. Third, it explains maximum work done. This explains, so significance of second law ऐसा ऐसा है, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्या था, कौन, व्हाट एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी, आखिर क्या है स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी। Spontaneity is explained by thermodynamical factor. Thermodynamical factor. That is S. And it's called entropy. ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात को समझिए, रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर्स, मतलब कि कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस होगा या आगे बढ़ेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। मतलब स्पॉन्टेनियस, तुम एक तरह से सोचो ना, तुमको दिल किया कि आज हम पढ़ाई करेंगे, आज हम क्लास ज्वाइन करेंगे, उसी समय हो सकता है दिल करे कि नहीं 2:30 एक अच्छी मूवी देख लेते। तो एकदम ईमानदारी से बताओ बेटा, ये दो तरह की चीजें आती है कि नहीं दिमाग में, कि पढ़ें नहीं पढ़ें, जल्दी से बताओ। यदि पढ़ेंगे तो बोरियत होगी, नहीं मूवीज देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। एक चीज जरा सा बता दो कि ये एक जगह होता है आपका एक्साइटमेंट टू वॉच दैट मूवी और टू प्ले गेमिंग या कुछ भी है, दैट इज गिविंग यू एक एक्साइटमेंट वाली चीज, वो उस तरह की खुशी दे रही है। और यहाँ जो पढ़ाई वाली चीज एक्साइटमेंट दे रही है आपको, क्या मूवी दे रहा होगा टू वॉच दैट मूवी, गेम हो सकता है, या फिर किसी से चैट वैट बात करते हो वो हो गया, फिर तीसरा चौथा आपका क्या हो सकता है, बोलो, खुद ही बोलो भैया, कुछ तो बोलो। व्हाट कैन गिव यू एक्साइटमेंट, जो जिसकी वजह से आप यू कैन अफोर्ड टू मिस द क्लास, जबकि आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन आप उसको अफोर्ड, अरे सुन रहे हो तो बोल दो ना भाई, बेटा बोलिए, ऑनेस्टली बोलो, बड़े इतने हो गए हो कि यू कैन एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। क्या हम गलत बोल रहे हैं? अरे बच्चा बोलो तो। no. ये कौन सा चीज है कि आपको डेविएट करता है, डेविएट, या फिर स्लीप, सोना है, संडे का स्लीप, ये भी हो सकता है। और बताओ ना, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सो दैट यू कैन थिंक अबाउट दिस। डू यू हैव एनीथिंग एल्स बिसाइड गेम तो बता ही दिया ना हमने, बाहर अभी उतना ज्यादा तो नहीं घूम सकते होगे, घूमना फिरना चलो ठीक है, चिड़ियाघर और कौन कौन सा पार्क वर्क है, चलो क्या उसको कह दें, मूविंग अराउंड, ये आपको एक एक्साइटमेंट देता है एंड यू फील लाइक गोइंग बाय बंकिंग क्लासेस, जो भी है। दिस इज द वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज व्हाट, आपका हो गया लर्निंग, अब वो भी ऑनलाइन लर्निंग। ये दो चीज जो है ना, आपको एक साथ खुशी नहीं दे पाता है। मतलब बहुत बच्चों को ना एक साथ ये दोनों ऑपोजिट फैक्टर है, ये दोनों ऑपोजिट, मतलब ये अंदर से शायद इसके सामने ये सारी चीजों का ऑप्शन आ जाए ना, तो आपका एज ग्रुप मोस्ट ऑफ द टाइम ये करने के लिए कोशिश करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड दोनों भाव आते हैं बेटा, दोनों चीजें आती हैं। आपका जो एज ग्रुप है अभी, ये आता है कि नहीं, आई कैन गेट, ठीक है बाद में देख लेंगे, पढ़ाई लिखाई तो होता ही रहता है, मतलब इस तरह की चीज है। जबकि कुछ के दिमाग में ये बात आती होगी कि नहीं, पढ़ाई अभी करना है, ये सब भी चीज तो बाद में होता ही रहेगा, उम्र इतनी ज्यादा है, मूवी तो आएगी, पुरानी मूवी, आज की मुंह वाली मूवी तो पुरानी ही होगी कभी ना कभी, तो ये सारी चीजें का मौका तो हम बुढ़ापा तक करते रहेंगे। लेकिन लर्निंग वाला फेज एक बार चला गया, रिजल्ट्स वगैरह खराब हो गया, तो एक टैग लग जाएगा कि अच्छे रिजल्ट उस साल में खराब हुआ था। और +2 के रिजल्ट्स आपके बहुत जगह पे ऐड होते हैं, बहुत सारी जॉब में। तो ये दो चीजें जो है, कहा गया कि आप कोई काम करते हो ना, तो रिजल्टेंट ऑफ, यहां पर अब जरा सा हम बता रहे हैं, स्पॉन्टेनिटी इज डिसाइडेड बाय
Resultant of following two factors. Resultant of following two factors. मतलब कि कोई भी लोग आगे बढ़ता है ना, वो एक ही चीज, एक की सोच के साथ नहीं चलता है, एक ही साथ दो सोचें आती है. Resultant of following two factors. What are those two factors? Resultant of following two factors. First factor is what? Disorderness. Second is towards minimum energy. Disorderness and towards minimum energy. मतलब कहा जाता है कि डिसऑर्डरनेस क्या होता है कि आपकी लाइफ जो है बेटा एक सेट पैटर्न जो होता है, जैसे एक तरह से समझने की कोशिश करो, ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है. कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग टू फैक्टर्स एंड डिसऑर्डरनेस इज एंट्रोपी, जो एंट्रोपी आपको हम लिखे थे, एंड ये टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी. कहा जाता है कि एक रिएक्शन को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, या आइस को वाटर में चेंज करनी चाहिए. What decides that ice should change into water? ठीक है, आइस को वाटर में चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस समय दो विचार उठेंगे. आइस बोलेगा कि अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जरा देखते हैं. तो एक बात समझो, वहां पर एक डिसऑर्डरनेस फैक्टर आएगा कि वन शुड मूव टुवर्ड्स मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस साइड. मतलब कि लाइफ जो है किस तरफ मूव करना चाहिए, जिधर बहुत बहुत डिसऑर्डरनेस का मतलब कियोस है, बहुत ज्यादा कियोस है. जैसे 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 तुमको हम दो सिचुएशन देते हैं, बोलते हैं कि 31 दिसंबर को ना बेटा जाकर के 11:30 से बैठ जाना मंदिर के आगे, हनुमान मंदिर के आगे, और उसी समय आपको दूसरा ऑप्शन भी पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं कि नहीं बेटा किसी क्लब में चले जाएगा, वहां पर अच्छी खासी डांस वांस होगी और बहुत तेज वॉल्यूम में म्यूजिक वगैरह सब चलता रहेगा. विच ऑप्शन यू विल ट्राई टू ऑप्ट फॉर? तुम्हारा एज किस ऑप्शन को ट्राई करने की कोशिश करेगा? आपको दोनों ऑप्शन दिया गया, पापा ने, पेरेंट्स ने बोला कि चलो मंदिर चलते हैं, और दूसरा ऑप्शन दिया कि नहीं चलो क्लब चलते हैं. तो कहाँ जाना चाहोगे? क्लब जाने का मतलब है कि आपका दिमाग वगैरह खूब डांस वांस हो रहा है, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा है. एंड टू मंदिर में जाओगे तो अब तो मंदिर में भी देखते हैं बहुत भीड़ होती है, मंदिर में जाओगे तो वहां पर एकदम पीस रहेगा. अब जल्दी से बता दो, पीस मतलब विच, फाइनली आपको एक ही जगह जाना है, तो आप किधर जाओगे? अरे बाबा बोलो. मैम क्लब. किधर जाओगे? मंदिर. क्लब. नहीं नहीं बेटा, यू डोंट हैव टू इम्प्रेस मी, you don't have to impress anybody, like what your brain will suggest. Ma'am, it's club. It's club. तो honestly बोलो, जो हम मेजॉरिटी बात कर रहे हैं कि exactly you will be, तो फाइनली तुम डिसीजन क्या लोगे? पेरेंट्स को क्या बोलोगे? नहीं चलिए ना क्लब चलते, यही बोलोगे ना, वहां खाए पियेंगे तेज, Yes, कितना भी तेज. इट मीन्स you want to go towards, ये चीज आपको 31st की नाइट को ये चीज डोमिनेट करेगा. 31st नाइट ये चीज डोमिनेट करता आपको बेटा. क्या चीज डोमिनेट करता? नेचुरली क्लब. ऑप्शन ए, हाँ राइट. सब लोग ये हम इसलिए बात कर रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू ये व्हाट नॉर्मली बच्चे क्या पसंद करते हैं, इस बेसिस पे हम कह रहे हैं. एंड यू विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस ऑन 31st, राइट? अन्ना आपका, जबकि आपके पास दोनों ऑप्शंस दिया गया था, तो आपके जो मूड उस समय जाएंगे दैट इज टुवर्ड्स मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस. डिसऑर्डरनेस क्यों हम बोले? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिसऑर्डर वर्ड इसलिए क्यों बोले? थोड़ी कोई लाइन बना के डांस करता है वहां पर, एक दूसरे को टांग वांग मार, कोई किसी भी तरीके से डांस करता है, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ी आरती ऐसे से उतारता रहता है कुछ इस तरह से. और दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड. एंड इसका म्यूजिक का वॉल्यूम भी याद करने की कोशिश करो कितनी तेज रहती है वहां पर. एंड यू गेट वाइब्स ओवर देयर, यू एंजॉय, एंड एवरीबडी लाइक जो वहां जाते हैं 11:45 जो भी है, जितने इस पे पटाखा वगैरह फूटता है, सबसे मतलब आवाज होती है काफी ज्यादा. तो एक तरह से पूछा जाएगा तो वो लेटर ऑन यूल रियलाइज ओके दैट इज रियली डिसऑर्डरनेस. लेकिन इसके बाद अब आपसे हम पूछेंगे दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि तुम उस समय 31st को किस तरफ तुम्हारा ब्रेन चला?
टुवर्ड्स मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस। ठीक है, इट मीन्स यू ऑप्टेड फॉर फर्स्ट, आपको ये चीज इसके ऊपर हावी रहा, आपको दोनों ऑप्शंस दिए गए थे, दिस पार्ट डोमिनेटेड सेकंड पार्ट। डिड यू गेट हियर? Yes, ma'am. चलो, यदि तुम क्लब चले जाते हो तो अब दूसरा ऑप्शन देते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल देंगे। ये चैप्टर में आपको थोड़ा इंटरैक्ट करना होगा एंड फील फ्री। यहाँ पर बहुत शर्म करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। आप 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में नहीं है, कोशिश कर, देखो स्कूल अभी ऑफलाइन क्लासेस में रहते तो आप बात करते ना, वहां पर आप बोलते ना, एंड हियर नोबडी, बिकॉज वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर, सब चीज को एक्सेप्ट करते हैं बेटा। आप अपने विचारधारा ही रखोगे तो वी आर रेडी टू लिसन, एंड हर चीज हम लोग थोप नहीं सकते आप पर। अब दूसरी चीज आप जानने की कोशिश करो, सेकंड चीज, आप आज से 8 साल के बाद, अभी तुम्हारा 2 साल की पढ़ाई है, फिर 4 साल इंजीनियरिंग करोगे या 5 साल मेडिकल करोगे, उसके बाद आपको 7-8 साल के बाद एक जॉब का ऑफर आएगा। ठीक है, 7-8 ईयर्स के बाद जॉब 2 तरह के होंगे, हो सकता है आपके हाथ में 2 तरह के जॉब आ जाए, एक गवर्नमेंट जॉब आएगा एंड दूसरा एक गवर्नमेंट जॉब आपका 50,000 से शुरू हो रहा है, 40-50,000 से सैलरी शुरू हो रही है, एंड ये जो प्राइवेट जॉब आएगा, प्राइवेट जॉब इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख। गवर्नमेंट जॉब में यू हैव टू वर्क फॉर 8 आवर्स एंड इन प्राइवेट वाले में हो सकता है यू विल हैव टू वर्क फॉर, समटाइम्स यू विल हैव टू, मैक्सिमम टाइम यू विल हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स। ठीक है, 1 लाख आ रहा है, एक 23-24 साल के बच्चे को 1 लाख मिलने लगता है, और इधर कट करके आपके हाथ में 35,000 वगैरह सब आ रहा है, कुछ इस तरह से। अब हमको बताओ कि मेजॉरिटी, हाउ मेनी ऑफ यू विल ट्राई टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड कितने लोग प्राइवेट जॉब पे जाना चाहोगे? जल्दी बताओ, दोनों के जॉब सिनेरियो अलग अलग हैं। गवर्नमेंट जॉब, मैम आई विल गो फॉर प्राइवेट। यू विल गो फॉर प्राइवेट क्योंकि पैसे बहुत मिलने लगेंगे, राइट? यस लेकिन मैम। 12 घंटा काम करना होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो No, मैम। ma'am, government. हाँ, एक ने बोला गवर्नमेंट जॉब सो दैट वहां स्वेटर वेटर बिन सकते हैं बैठे बैठे, जैसे अभी हम भी धूप के सामने बैठ गए हैं और आराम से उसमें स्वेटर वगैरह खूब गपशप, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, 8 घंटा उठाए, बैग ले उठा करके फिर चल दिए घर, वापस आ गए, फिर कोई बॉदरेशन नहीं है। 12 आवर्स में ये 1 लाख आपको क्रिएटिविटी आपसे डिमांड करेगा, और ये 1 लाख हो सकता है 6 महीने के अंदर 2 लाख भी हो जाए, इस तरह की, लेकिन ये आपको 12, 14, 16 घंटा डिमांड करता है। ठीक है, दिस इज गिविंग यू मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस। ये जो प्राइवेट जॉब है ना, प्राइवेट जॉब कीप्स योर लाइफ विद द मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस, समझ रहे हो? एंड गवर्नमेंट जॉब इज टॉकिंग अबाउट मिनिमम एनर्जी, मतलब कि जाइए आराम से, टाइम पर, अब तो देखते हैं सब जगह टाइम पर बोलता है आने को, गवर्नमेंट जॉब में भी टाइम पर पहुंचिए, एंड काम आपका हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वंस यू आर इनसाइड दैट हाउस, उसके बाद कोई आपको तंग नहीं करेगा, आपको फोन वोन उठाने की जरूरत नहीं है। अब तुमको सोचना है कि किस पे जाना है। फाइनली तुम जब जॉब ऑप्ट करोगे तो मेजॉरिटी, यदि पेरेंट्स तो बोलेंगे हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं मिलता है। पहले गवर्नमेंट जॉब का लिस्ट रहता था कि ये इसमें पेंशन मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, अभी क्या हो गया, एंड नौकरी से केवल एक प्लस पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब में, आपको तुरंत से धक्का देकर के नहीं निकाल सकता है। प्राइवेट जॉब में कि आज तुमको 1-1.5 लाख रुपया देगा, तो हो सकता है तीसरे दिन आपसे बोले कि भैया आप जाओ, आप चले जाओ। ठीक है, सो व्हाट आर वी टॉकिंग हियर, अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो फाइनली किस चीज में हम लोग जाएंगे, विच साइड वी विल गो, टुवर्ड्स मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस और टुवर्ड ये यदि जितने सारे बच्चे यदि चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट, एंड तब एक्सप्लेन करना आपको आसान रहेगा। आई विल नॉट टेक योर नेम, कैन यू राइट ओवर देयर? बेटा ये सब कोई इंसल्टिंग थोड़ी है, ये सब तो फन है, तब तो समझोगे टॉपिक को ना। कितने लोग देखें प्राइवेट जॉब आगे, सर देखोगे प्राइवेट जॉब का, देखो हम मजाक कर सकते हैं कि कितने लालची हो पैसे के लिए, लेकिन वहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, और जिस तरह का स्टाइल कपड़े वगैरह सब खरीदना है, मतलब वहां पर प्राइवेट जॉब में काम करने वाले लोग ना बाप रे खर्चे बड़े करते हैं जानते हो, इसलिए ना इतना शोरूम चलता है, 1 मिनट टाइम नहीं लगता है तो ये खरीद लेंगे वो, क्योंकि वो 24-25 साल के बच्चों को इतना सारा मिलने लगता है, तो उसके बाद हम जैसे पेरेंट्स होंगे उस पैसे को
कैसे बचाना है, आई रिमेन आफ्टर माई सन, उसको उसको तंग करते रहते हैं कि कैसे बचाना है, क्या करना है। तो वो चीज जरा सा देखो, गवर्नमेंट, जब तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो पेरेंट्स इफ दे आर इन गवर्नमेंट जॉब, और बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, वो लोग कहेंगे कि नहीं गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब बोलेंगे, बिकॉज दैट विल बी गिविंग यू मिनिमम एनर्जी, मतलब शांति रहता है। तुमको ये कभी नहीं डर लगेगा कि तुम परसों उठ करके गए और इफ यू हैव नॉट डन वर्क, तुमने बहुत सारी चीजें नहीं किए तो तुमको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, ऐसा नहीं हो सकता है। प्राइवेट जॉब के केस में पैसा वो देगा, लेकिन वो आपको बेइज्जती भी बहुत करते हैं बहुत बार, अनलेस यू आर बहुत सोफिस्टिकेटेड, तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत दिमाग लगाते हो, क्रिएटिविटी है, देन इट्स वेरी गुड, यू विल राइज ऑल्सो। अचानक से आपके 2-4, मतलब बहुत सारे लोगों का सुनते हैं कि महीने में 3-4 लोग भी हो जाता है, बट दैट इज गिविंग मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस। वो आदमी रात रात भर सोचता रहता है कि अच्छा ठीक है, कैसे कैसे कंपनी को ऊपर लेके जाना है, ये सारी बातें सोचना रहता है, ठीक है। सो लाइक यू सेड लाइक दिस, सो फाइनली हम लोग को एक ही जॉब करोगे ना, ये समझ रहे हो, आखिर यू विल बी डूइंग ओनली वन जॉब, आइदर यू विल गो टुवर्ड्स डिसऑर्डरनेस और यू विल गो टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी वाली बात समझ में आ गई आपको? जब भी ये टॉपिक समझते रहोगे तो ध्यान देना कि टॉपिक में हम क्या बोलना चाह रहे थे, कि आपका माइंड हर समय रिजल्टेंट पे काम करता है। रिजल्टेंट मतलब समझ रहे हो, दो इमोशंस आते हैं एंड यू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वन थिंग। तो वो दोनों रिजल्टेंट ऑफ जो मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस, जैसे अब्दुल कलाम थे ना, उनके एक बार वो यहाँ आए थे, मतलब ही विजिटेड पटना, हम लोग को भी चांस मिला था मिलने का, स्टूडेंट्स को से मिले थे। तो स्टूडेंट्स को वो यही कहते थे कि जब तक तुम मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस नहीं लाओगे अपने लाइफ में, बिकॉज यू आर साइंटिस्ट नो, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट 8 घंटा के जॉब में, तुमको लगता है कि कोई साइंटिस्ट बन जाएगा 8 घंटे के जॉब में? ही सेड ओके, इतना काम करो जिससे कि आप इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, तो आप इतने काम कीजिए कि अपनी लाइफ आपके डिसऑर्डरनेस हो, और इसी में पीस ढूंढने की कोशिश करो। मतलब कि यदि तुम 12 घंटा, कभी कभी देखो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिए होगे, हो सकता है पूरी रात आप जग गए होगे और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट वगैरह आया होगा, तो दैट इज गिविंग हैप्पीनेस। तो कहते हैं कि मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस से यू ट्राई टू मेक योर लाइफ प्रोसीड, जिससे कि बहुत फायदे होंगे। कंट्री तभी प्रोसीड करेगा जब देयर विल बी मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रोग्रेस, मतलब वर्क, इन टर्म्स ऑफ वर्क। जब बहुत डिसऑर्डरनेस होगा, सब लोग इसी तरह से 8 घंटा 5 घंटा वाला काम करते रह जाएंगे ना, तो कंट्री कैन नॉट ग्रो, वो उठ ही नहीं पाएगा। इस तरह की सोच थी, वो अब्दुल कलाम ने बोला था ये चीज। सेकंड, या तो आप इसके हिसाब से चलिए, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय विच क्वांटिटी, एस। किस चीज से इसका रिप्रेजेंटेशन है, एस। एंड दूसरा हमने क्या बोला, किस तरफ मूव करना चाहिए, टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है, इसका रिजल्टेंट डिसाइड करेगा। सपोज एक इक्वेशन है, A changes into B. First, if disorderness says that process A को B की तरफ मूव करना चाहिए, और इसमें दिखा रहा है कि डिसऑर्डरनेस कहता है, अच्छे एक चीज और समझने की कोशिश करो, आइस से वाटर में चेंज हुआ, कोई हमको बताओगे कि किधर डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, वाटर में या आइस में? वाटर में डिसऑर्डर मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा घूम रहे हैं, इधर डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, आइस में कम है। ठीक है, तो आइस यदि वाटर में चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसको पसंद आ रहा है, इट वांट्स टू मूव टुवर्ड्स मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस, जिधर ज्यादा डिसऑर्डरनेस है। ठीक है, ये आइस उस तरफ जाना चाहता है जिधर डिसऑर्डरनेस ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जहां पर फ्रिज के अंदर वाटर यदि आइस में बदलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ वाटर वांट्स टू चेंज इनटू आइस, व्हाट डज इट मीन, मिनिमम एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इट वांट्स टू रिलीज एनर्जी। हाँ, इट वांट्स टू गो टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी। आप पूछोगे कि मिस वाटर क्यों आइस में फिर बदल गया, तो वाटर इसलिए आइस में बदल गया, तो ये फैक्टर डोमिनेट कर गया वहां पर। कौन सी फैक्टर डोमिनेट कर गया, टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी।
ये आइस वाटर में क्यों धड़ाधड़ चेंज हुए जा रहा है? बिकॉज इट इज इसमें कौन सा भाव डोमिनेट कर गया है? एस। मतलब कि आपके अंदर दोनों, यदि जो भी एक अच्छा इंसान है उसके अंदर दोनों भाव आते हैं। भाव मतलब समझ रहे, इमोशंस आते हैं कि आई शुड गो टुवर्ड्स मस्ती की तरफ, आई शुड गो टुवर्ड्स शांति की तरफ। तो वैसे केस में आप वही काम करोगे, कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। हम एक और मजेदार चीज बताएंगे आपको। हम लोग का प्री बोर्ड एग्जाम्स कल से शुरू हो रहा है 12th स्टैंडर्ड में बेटा। यू विल नॉट बिलीव, उन लोगों को जैसे ही बोला गया कि आपको कंसेंट फॉर्म लेके आना है, तो प्री बोर्ड, क्योंकि उनको बहुत एक साल से एग्जाम नहीं दिए हैं, ऑफलाइन एग्जाम्स देना है, 90% दे वेंट विद अ नो। कैन यू इमेजिन? उनको फिर डांट, मतलब समझाने की हम लोग कोशिश करें कि प्री बोर्ड नहीं दोगे तो बोर्ड में सीधे फेल करोगे, सीधे फेल कीजिएगा बोर्ड में, बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग ऑफलाइन फॉर 1 ईयर। आप एक साल से आप डर के मारे घर में बैठे हुए हैं, तो आपको एक्सपीरियंस, मतलब कि उन लोगों में तुरंत से कौन सा भाव आ गया, कौन से भाव आ गए? चैलेंज लेने को तैयार नहीं है। दे वांट टू गो विद अ कंफर्टेबल स्टेट कि नो में चले गए, कि नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। और पेरेंट्स को भी कन्विंस कराने लगे, पेरेंट्स भी लिखने लगे कि चाइल्ड कैन नॉट गो ड्यू टू कोरोना। आपको पता है कि वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है एटलीस्ट। सो ये सारी चीजें अब हम लोग कल देखेंगे कि एग्जैक्टली हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू टर्न अप वहां पर। तो एक बात यहाँ पर समझोगे, कौन सा फैक्टर डोमिनेट, मतलब कि 20 दिन से उनको पता था कि प्री बोर्ड देना है, 20 डेज से पता है, ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही गवर्नमेंट का रूल आया कि फिर से कंसेंट फॉर्म लेना है, वैसे ही उन लोगों ने एक दिन के अंदर अपना नेगेटिव वाले में चले गए वो फेज में। पहले वो रेडी थे, एकदम से 100% दे वे रेडी, लेकिन नेगेटिव वाले में चले गए। और जैसे ही आए कि 12th स्टैंडर्ड का डेट बढ़ गया है, बस नेगेटिव में चले गए। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने बात किया, यदि इस रिएक्शन के लिए दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, disorderness says कि it should, this reaction should move in forward direction, and energy factor कहता है कि नहीं, it should go in backward direction. आपका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके साइन को देख के बताओ। व्हाट विल बी, रिएक्शन किधर मूव करेगा, किसकी क्वांटिटी तुमको ज्यादा लग रही है, किसका इम्पैक्ट ज्यादा लग रहा है? इम्पैक्ट समझते हो? बोलो, अरे बाबा बोलो। तुमको देख के लग नहीं रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है? किसका? Yes, ma'am. Entropy. आगे बढ़िए। Maximum disorder. Yes, the resultant is what? Reaction will be spontaneous in forward direction. S इसको सपोर्ट कर रहा है कि A should change into B. E कहता है ना चेंज। जैसे इसी से पूछा जाता है ना, आइस तुम वाटर की तरफ क्यों जा रहे हो, तो बोलेगा कि नहीं, मेरे अंदर कौन से विचार ज्यादा हैं, I want to move towards more disorderness. और मेरे अंदर एनर्जी फैक्टर जो है, बहुत लोग बोलेगा कि क्यों आइस चेंज हो रहा है वाटर में, एनर्जी तो के हिसाब से तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, मिनिमम एनर्जी की तरफ जाना चाहिए ना, आइस को वाटर में चेंज नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ई। लेकिन जो चीज ज्यादा डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से चलेगा, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड, आपको सेकेंड ऑप्शन दे। सेकेंड ऑप्शन यहां पर A has to change into B, right? तो इस वाले केस में हम लोग क्या देखना है कि S, सपोज हम आपको ऑप्शन देते हैं कि S का ये, अब बताओ किधर जाएगा, which is dominating? Minimum energy. ये देखो, Minimum energy. E factor dominate कर रहा है, this is saying no, reaction should move in backward direction. Backward direction. जैसे कभी कभी नहीं होता है कि नहीं, कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे को सिंगिंग में जाने चाहिए, गेम्स खेलनी चाहिए, लेकिन वो स्पिरिट कम होता है। और रिवर्स वाला जो एक जनरल ट्रेंड है जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि नहीं, you cannot go, you should not go towards that side, towards game or towards उस तरफ मत जाओ, आप चुपचाप एक ट्रेडिशनल वे में चलिए, यानी कि योर
इस जो काम आप करना चाह रहे हो अनकन्वेंशनल वाला, उसमें आप रिवर्स मार जाइएगा. सो दिस इज reaction is non-spontaneous. ठीक है, reaction is non-spontaneous और reaction is reversible in backward direction. ठीक है, अब और सिचुएशन देते हैं. इस वाले में क्या कहते हैं, reaction should be spontaneous in which direction? बोलो, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं, कौन सी फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं? मिनिमम एनर्जी. Towards minimum energy. Yes, energy factor is dominating. Energy factor यदि डोमिनेट करेगा तो एनर्जी कहता है कि भाई चुपचाप उधर जाओ जिधर एनर्जी मिनिमम है, मतलब एकदम शांति है. आपके स्कूल में किस समय शांति वाला फेज बताते हैं, किस समय तुम शांत रहते हो, असेंबली में शांत रहते हो, जब टीचर फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड सोए वाले स्लीपिंग मोड में रहते हो तो उस समय शांत रहते हो, नहीं तो हर समय फिर दंगा करने के चक्कर में रहते हो. तो मतलब उसके बाद आपके अंदर जो नींद वींद खुल जाती है ब्रेक के बाद, तो पूरे स्कूल में सारे बच्चे डिसऑर्डर वाले स्थिति में रहते हैं. तो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एनर्जी फैक्टर डोमिनेट कर रहा है और एनर्जी फैक्टर कहता है कि यू शुड मूव टुवर्ड्स दैट साइड वेयर एनर्जी इज मिनिमम. ठीक है, जिधर एनर्जी मिनिमम है उधर मूव करनी चाहिए. तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन What if both the factors are dominating equally? तब वो अटक जाएगा, रुक जाएगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं. प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी. टुवर्ड्स, जैसे आपसे कहा जाता है ना कि आपने ऐसा क्यों किया, मिनिमम एनर्जी. तो सब लोग बताते हैं ना कि भाई हम मतलब स्टेबिलिटी चाहते थे, तो फिर कोई चोरी चपाटी करता है उससे पूछा जाता है कि क्यों चोरी चपाटी किए, तो बोला कि नहीं मेरे को पैसा वैसा कमा लेकर के बहुत कुछ मस्ती करना था, इसको देना था, तो ये मोबाइल खरीदनी थी, बहुत बहुत सारा चीज इस तरह की बातें होती है. मतलब किसी के अंदर डिसऑर्डरनेस वाला बहुत डोमिनेट करता है कंपेयर टू एनर्जी फैक्टर. किसी के अंदर, आप वाले एज ग्रुप में हम चैलेंज आपको कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम लोग को डिसऑर्डरनेस ही अच्छा लगता है, नहीं, जरूरी नहीं है. हमारे ये 15-16 इयर्स वाले भी बच्चे बहुत सारे हैं, उनको डिपेंड करता है कि उनका सराउंडिंग कैसा रहा है. उनको भी अच्छा लगता है कि बैठ करके बहुत देर तक 2-3 घंटे पूजा करें या फिर पेरेंट्स के साथ या दादाजी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पूजा करें, शांति से रहें. तो इस तरह की चीज बहुत बच्चों को अच्छी लगती है. तो दिस इज, मतलब हम केवल जनरल बात कर रहे थे. इट्स नॉट लाइक दैट मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट लाइक मिनिमम एनर्जी वाली चीज, दे मस्ट बी लाइकिंग. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं हम शांति से बैठ करके प्रेयर करें. तो ये सारी चीजें सब अपने अपने पे डिपेंड करता है कि किसके अंदर कौन सा भाव ज्यादा डोमिनेट करता है, उसके हिसाब से वो आदमी चलता है. नंबर 4, दोनों एक जैसा हो गया. ये इस वाले केस में ई फैक्टर एंड एस फैक्टर दोनों एक जैसे हो गए, एकदम बिल्कुल बराबर. So what do you think where it should move? ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेज, हाँ ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे चला जाएगा. ये 100% this will go in equilibrium stage. Equilibrium stage का मतलब क्या होता है कि it's not going to move either in forward direction or backward direction. ऐसा लगेगा कि it has stopped over there. ठीक है, अब यहाँ पर आगे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ये चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था. दैट इज व्हाट, एंट्रोपी. मतलब एंट्रोपी एक चीज है जो कि पूरी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं.
तो यहां पर हम लोग आ रहे हैं ये जैसे एनर्जी फैक्टर के बारे में हम लोग को पता है बेटा, एनर्जी फैक्टर के बारे में हम लोग फर्स्ट लॉ में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन डिसऑर्डरनेस फैक्टर के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट आर दोज डिसऑर्डरनेस फैक्टर, उसको हम लोग अभी उठाएंगे। 2 मिनट बोल करके थोड़ा सा आपका लेट स्टार्ट किए थे। बहुत सुन लिया डिसऑर्डरनेस डिसऑर्डरनेस। सो डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट of disorderness is entropy of disorderness is entropy, which is represented by S. मतलब कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना कियोस है, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम 70% वहां पर केवल किचकिच है। So that is measurement of disorderness is represented by S symbol, thermodynamical, and it is called entropy. So what is entropy? It is measurement of disorderness. कितना chaos है, ठीक है? इसके बारे में फिर बोला गया, it is an extensive property. जितना molecules बढ़ेगा उतना ही it is an extensive property. ठीक है? सेकेंड, इट इज एन एक्सटेंसिव करके हम बात की। सेकेंड हम लोग बात करेंगे, इट इज अ स्टेट फंक्शन। थर्ड, जैसे जैसे हम लोगों ने बात की, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज अ स्टेट फंक्शन। थर्ड जो हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, याद है? इट डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। याद आ रहा है? डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, ये होगा, ठीक है? और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग टोटल एंट्रोपी की बात करते हैं, डेल्टा एस टोटल, जो कि डिपेंड करता है जहां पर आपका रिएक्शन चल रहा है या जहां पर चेंज चल रहा है, विच इज कॉल्ड सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये कहता है कि जो भी एंट्रोपी की आप बात कर रहे हो, तो जो एंट्रोपी चेंज है वो एंट्रोपी चेंज केवल सिस्टम के अंदर, जैसे कुछ बहुत बार सब लोग क्या करते हैं कि खुशहाली आएगी और चेंजेस आपके अंदर होगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली ऑन सिस्टम। हम खुशी तभी रह सकते हैं जब हमारे आसपास वाले भी खुश रहेंगे। सराउंडिंग शुड आल्सो रिमेन, मींस सराउंडिंग, नहीं तो सराउंडिंग भी हम लोग को अफेक्ट करता है, ये बात को हर समय जान लीजिए। आप यदि सिस्टम हो तो सराउंडिंग कैन नॉट मेक यू, सराउंडिंग के बिना आप नहीं रह सकते हो। तो एंट्रोपी चेंज कहता है कि जहां पर रिएक्शन हो रहा है, तुम्हारा सारे रेफ्रिजरेटर का सिस्टम वर्क करता है इस पर। सिस्टम तो अंदर हुआ जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड उसके आसपास की चीजें जो होती है वो सराउंडिंग होती है। तो एंट्रोपी चेंज जब भी देखा जाएगा तो दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन सिस्टम एज वेल एज एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम एज वेल एज एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, ठीक है? तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है? इसके बाद वाली चीजें जैसे हुई, जैसे दिस इज 1, कितने पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा, 2, 3 एंड दिस वन इज 4, ठीक है? नंबर 5, व्हाट डू वी टॉक? डेल्टा एस है क्या? व्हाट इज एंट्रोपी चेंज? इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में कि जहां पर भी रिएक्शन या प्रोसेस चल रहा है, ये सिस्टम है, यदि कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है इसके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ा घटा किस चीज पे डिपेंड करेगा
कितना इसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मींस एंट्रोपी चेंज इज हीट एनर्जी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मतलब कि एक सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा घटेगा इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया बाहर से एंड कितना हीट रिलीज किया है बाहर की तरफ. डिसऑर्डरनेस जो क्योसनेस है, रैंडमनेस है, रैंडमनेस समझ सकते हो. हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड at constant pressure and temperature. ठीक है. and this is represented by delta H. तुमको पता है कि QP की जगह पे delta H हम लोग लिखते हैं, याद है या नहीं? फर्स्ट लॉ में. so delta S is represented as delta H by T. ठीक है. और ये आपका डेल्टा एस का इंडिकेशन है. ये सिस्टम के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे एंड सराउंडिंग के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे. एंड आपको मालूम है अच्छे से डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है और डेल्टा एच पॉजिटिव कब होता है. जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो पॉजिटिव होता है. दिस इज एंडो हीट एब्जॉर्ब एंड दिस इज एक्सो. ये बात को ध्यान रखिएगा. यदि सिस्टम 25 किलो जूल बाहर की तरफ रिलीज करता है तो इसके बाहर वाला सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब करता है. ये सब भी ध्यान रखिएगा. यदि सिस्टम 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा तो सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब करेगा. तो सराउंडिंग के लिए वो पॉजिटिव होगा और सिस्टम के लिए नेगेटिव होगा. ये बात को ध्यान रखनी है. ये चीज हो गया. अब बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा. इफ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, QP by T एंड डेल्टा H by T. Q को हर समय जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जूल्स पर केल्विन, T पर मोल. Q हर समय ऐसे रिप्रेजेंट होता है, जूल्स पर केल्विन पर मोल. ये आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ डेल्टा S. कोई परेशानी नहीं. ये चीज हो गया. नेक्स्ट यहां पर हम लोग आ जाएंगे. डेल्टा एस टोटल करते, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग बोल चुके हैं आपको. अब इसमें कोई परेशानी एक चीज का है कि अकॉर्डिंग टू रूल व्हेन डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव, तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, देन सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस. तब प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा. डेल्टा एस टोटल नेगेटिव होगा, प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. का मतलब कि आगे नहीं बढ़ेगा और पीछे जाने के मूड में है. ठीक है. डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0. इसका मतलब दिस इज एट इक्विलिब्रियम. इतनी दूर तक आप अच्छे से कॉपी करके रखिएगा. अभी और इसमें जानते हो टॉपिक के साथ एक क्या उसको बोलोगे, जो जिन स्टूडेंट्स को ऐसे फ्लैट पढ़ने की आदत है उनको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक में आपको अपने दिमाग को बहुत ज्यादा वाइब्रेट करानी है और अपने आसपास क्या हो रहा है उसको सोचना होगा. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. और बहुत मुश्किल भी नहीं है. जैसे हमने बहुत सारे 1-2 एग्जाम्पल लिए हैं, उसके बारे में सोचना. जब वीडियो सुनोगे उसके बारे में सोचना, देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर इन बेटर वे. ठीक है. और अच्छे से समझने के लिए हेल्प करेगा.